राजस्थान के माउंट आबू में नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस चल रहा है। यहाँ पर देश भर से आए तमाम पत्रकारों के बीच तमाम विशेषज्ञ और एक्सपर्ट जो हैं मीडिया और क्रिएटिव फील्ड के, वो अपनी बात रख रहे हैं, मीडिया की भूमिका पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और सुझाव दे रहे हैं। इस बीच इनॉग्रेशन सेशन के बीच एक किताब का विमोचन किया गया। किताब का नाम है समावेशी विचार, नए भारत को समझने का एक प्रयास। इसके लेखक इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश मीना जी। आप इग्नू यानी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि एक्चुअली इस किताब की संकल्पना कहाँ से आई और जो नए भारत को समझने का प्रयास है दरअसल वो क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और सुधीर जी, आपने याद किया, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा हर साल आयोजित की जाती है, उसका हम लोग आए और कल मेरी किताब का विमोचन समावेशी विचार, नए भारत को समझने का प्रयास का विमोचन हमारी दीदी और भाई बहनों के माध्यम से हुआ। ये मेरे लिए अपने आप में गर्व का विषय था, क्योंकि पिछले 20-21 साल से मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं हर साल यहाँ आ रहा हूँ। कोई मेरे ख्याल से 21वीं बार मैं आया हूँ इस बार। तो कोई बीच में कोविड था तो बंद रहा, लेकिन ऑनलाइन जब मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई तब भी मुझे ब्रह्मा कुमारी ने याद किया। तो मेरे लिए अपने आप में गर्व का विषय है। और आपने सवाल किया कि ये समावेशी विचार, नए भारत को समझने का प्रयास कहाँ से आया, क्या है। तो ये कोई साधारण किताब इसको मैं नहीं कहूँगा। ये कृति जो मेरी रचना है, इसको देखेंगे आप, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है 20-22 साल में, जो समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, शिक्षा को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर, बहुत सारे इश्यूओं को लेकर जो मैंने अनुभव गेन किया। तो जनरली मुझे लिखने पढ़ने का शौक था, पत्रकार होने के नाते, पत्रकारिता स्टूडेंट होने के नाते, लेकिन उस वक्त ये जहन में नहीं था कि हम इसको किताब के रूप में निकालेंगे। तो मैं आर्टिकल अलग अलग मौके पर मैं लिखा करता था, किसी भी महापुरुष पर, किसी भी व्यक्तित्व पर, या किसी भी अच्छे ओकेजन पर। तो बहुत समय से मैं लिख रहा था। तो अभी मैं 2 साल पहले मैं बिहार, मेरा ट्रांसफ़र हुआ, तो बिहार पर मुझे लगा कि मैंने जितने आर्टिकल जो लिखे हैं पिछले 20-22 साल के अंदर, कुछ छपे हैं, कुछ नहीं छपे, कुछ मैगजीन में छपे, कुछ अखबारों में छपे, तो क्यों, कुछ सोशल मीडिया पे पब्लिश करता हूँ, तो क्यों ना इनको एक कंपाइलेशन किया जाए। तो ये विचार मेरे पास आया। लेकिन जब मैंने मेरे आर्टिकल देखे पिछले 20-22 साल के, तो वो सब बहुत अलग अलग विषयों पे थे। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसको एक विषय देना या कोई एक पर्टिकुलर नाम देना मुमकिन नहीं था। तो जब मैंने देखा कि बहुत अलग अलग व्यक्तित्वों पे लिखा, संस्थाओं पे लिखा, काम पे लिखा, तो मुझे लगा इंक्लूसिव थॉट, समावेशी विचार मेरे जहन में आया। और सबसे आज भारत की सबसे प्रमुख नीड है इंक्लूसिव थॉट, इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूजन हमारे लिए होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे देश में लागू हुआ 5 साल पहले, जुलाई 2020 से लेके में, तो उसका भी एक मूल मोटो है कि वापस पुनः इस भारत को एक सशक्त भारत का निर्माण हो, पुनः के हमारे वैल्यूज़ को रिस्टोर किया जाए। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो मेरे जहन में तुरंत आया कि समावेशी विचार से बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। कि ऐसा विचार जो सबको पसंद है, जिसको सबको स्वीकार्यता, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो आप इस देखेंगे इस किताब में, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के भी बारे में लिखा, क्योंकि पिछले 11 साल 3 महीने में अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति इस देश को मिला है पहली बार, जो बिना रुके, बिना थके, बिना कोई परवाह किए, बिना किसी कंसर्न के पब्लिक सरोकारों के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार की उन योजनाओं को आप देखिए, ग्रास रूट लेवल पर के व्यक्ति को कैसे बेनिफिट मिले। अभी जैसे कल ही परसों पंडित दीनदयाल जी की 109वीं जयंती थी, और पंडित दीनदयाल जी का एक कंसेप्ट था कि दूर तलक अंतिम समाज का अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय योजना, जिसका मकसद था कि समाज का सबसे गरीब तबका कैसे एम्पावर हो। आर्थिक एम्पावरमेंट के बिना वो अपलिफ्ट नहीं हो सकता। तो उस कंसेप्ट को लेकर, उस विजन को लेकर हम लोग काम करते हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं विश्व संवाद केंद्र
जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक विंग है, उनकी विंग के माध्यम से भी मैंने मेरा पहला प्रोग्राम पत्रकारिता के दौरान 14-15 अगस्त 2005 को विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से अटेंड किया। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्सअप है। आप इसमें देखेंगे बिहार के 12 का भी जिक्र है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भी जिक्र है, आप जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया उसका भी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि कश्मीर में मुझे 2 बार रहने का मौका मिला। मैं एज ए रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज कश्मीर में मैं रहा हूँ, ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पर मैंने काम किया है। तो मैंने कश्मीर को पोस्ट प्री दोनों हालातों में देखा है, आर्टिकल 370 से पहले भी देखा है, आर्टिकल 370 के बाद का भी देखा है। एक चीज जो इस पुस्तक की अगर तस्वीर पर देखें, इसकी फ्रंट कवर पे अगर नजर डालें, तो जो आप विचार रख रहे हैं उसके साथ साथ तमाम अपने तस्वीरें भी रखी हुई हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, सुधारक भी हैं, सैनिक भी हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं। इस शीर्षक के साथ इन तस्वीरों का क्या क्या तालमेल है? ये भी आपने अच्छा सवाल किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 57 चैप्टर्स है और 57 लोगों को तो रखना मुश्किल था, तो ये मेरे लिए चयन करना था कि कुछ तो लोगों को रखा जाए, सबको तो नहीं ले सकते थे। तो मैंने 30 लोगों को यहाँ रखा है और 30 व्यक्तियों में भी मैंने 30 व्यक्ति संस्था है। इसमें देखो आर्टिकल 370 है, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको भी जिक्र मैंने इसमें डाला है। तो मैंने कुल मिलाकर आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत सारी स्कीम्स, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी आइडियोलॉजी को आप ईमानदारी से देखेंगे, या यूँ मैं कहूँ कि 21वीं सदी के भारत का निर्माण उनके कर कमलों से हुआ है। और सौभाग्य से उस वक्त जब 21वीं सदी में हम प्रवेश किए, भारत ने जब कदम रखा, तो उस देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और 4 साल वो इस देश की जो फाउंडेशन रखे गए, उस फाउंडेशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं इसमें जोड़ पूछते चलता हूँ आपको। लोग कहते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो नए भारत के निर्माता रहे हैं, और अगर तस्वीरें देखें इस पर तो अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज वर्तमान में हैं, उन दोनों की तस्वीरें दिख रही हैं। एक सवाल ये भी उठ सकता है कि कहीं आप सत्तारूढ़ जो सरकार है उसे प्रभावित हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं। क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? नहीं, मैं ऐसा इस नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देखता। माननीय हमारे पहले प्रधानमंत्री अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो वो भी, उनका कंट्रीब्यूशन कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति से राष्ट्र नहीं बनता है, व्यक्ति के समूह से राष्ट्र बनता है और संस्थाओं से राष्ट्र बनता है। तो ऐसा बिल्कुल जहन में नहीं रहा, और हर व्यक्ति की विचारधारा अलग अलग होती है, होना चाहिए, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। किसी विचार से असहमत होना किसी विचार को खारिज करना नहीं है। विचार से मैं असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपका विचार एग्जिस्ट रहेगा, आपके विचार का अस्तित्व हमेशा रहता है। तो इस बात से बिल्कुल भी उसका कोई सरोकार नहीं है। मुझे लगा कि मेरे जैसा युवा जो 20, 22, 25 साल से देश के लिए अलग अलग इदारों के माध्यम से, अलग अलग जिम्मेदारियों के माध्यम से काम कर रहा है। मुझे प्राइमरी टीचर प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, पत्रकारिता मैंने की, मीडिया कंसल्टेंट के रूप में काम किया, तो एक बहुत अनुभव मेरे पास रहा। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति जिनको, जैसे कि आपने कहा कि अटल जी को हम जानते हैं, लेकिन हमारे देश में कर्पूरी ठाकुर भी हुए हैं, हमारे देश में चौधरी चरण सिंह भी हुए हैं, हमारे देश में सर छोटू राम भी हुए हैं, हमारे देश में PS संगमा जी भी हुए हैं। इनका कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो सर छोटू राम जी के बारे में लोग कितना जानते हैं। देन बीइंग ए मीडिया पर्सन, बीइंग ए एजुकेशनिस्ट, ये हमारी जिम्मेदारी है कि समाज का वो व्यक्ति जिसने इस देश को निर्माण करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में हमारा यूथ, आज की पीढ़ी को जानना समझना चाहिए। और मैं आपको बड़ा आभारी हूँ आपके प्रति सुधीर जी कि आपके जहन में ये ख्याल आया। और इस किताब को देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने ईमानदार व्यक्ति जिनको पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप ने उनको भारत रत्न से सम्मान किया। एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से आता है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, और आप इसको सम्मान करना क्या गुनाह है? तो ऐसे व्यक्ति, उससे क्या होता है कि हमारा समाज का कमजोर तबका है, उसको शक्ति मिलती है, उसको हौसला मिलता है। समय उसी विचार का मतलब यही होता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, आज का जो मीडिया परिप्रेक्ष्य है आप उसे किस रूप में देखते हैं? चूंकि आप संस्थान से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय है, देश भर के लोग उससे जुड़े हुए हैं, आप उनकी मानसिकता भी समझते हैं, उनकी ज़रूरत भी समझ रहे हैं, चुनौतियां भी आप देख रहे हैं। आपके लिहाज से
आज मीडिया का परिप्रेक्ष्य किस दिशा में जा रहा है और उसे आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? मैं केवल मीडिया के लिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, और ये इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी को बड़ा आभारी हूँ मैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी केवल मीडिया के लिए काम नहीं करता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी 21 अलग अलग विंग के माध्यम से देश के अलग सभी सिस्टम के लिए काम मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं जानबूझ के इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मेरा उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जो प्रजापिता मैं आपसे व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहता हूँ, चूंकि आपको पत्रकारिता का दीर्घ अनुभव है, प्रशासकीय अनुभव भी आपके पास है, और दूसरे जो इंक्लूसिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी अनुभव है, और आप व्यक्तिगत तौर पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से संस्थानों में लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपका विचार जानना चाहता हूं कि इस वक्त मीडिया की स्थिति क्या है। मैं फिर आपसे वही सवाल करूंगा, केवल आप मीडिया पे क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? दूसरे इदारों की बात करिए, शिक्षक की बात करिए, डॉक्टर्स की बात करिए, टीचर्स की बात करिए, इंजीनियर्स की बात करिए, आप किसी दूसरे अधिकारी की बात करिए, ग्रामीण विकास अधिकारी की बात करिए, तो डिक्लाइन मीडिया में नहीं हुआ है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप मीडिया पे सवाल खड़ा करते हैं, मैं बिल्कुल इस बात का पैरोकार नहीं हूँ। सवाल सोसाइटी में है, सोसाइटी में वैल्यूज खत्म हो गए। और इस बात को याद रखिए कि व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, व्यक्ति कौन है, हमारे सोसाइटी का अंग। तो जो व्यक्ति किसी भी सोसाइटी का व्यक्ति हो, किसी भी जात का, मजहब का हो, कहीं भी क्षेत्र से आता हो, अगर उस व्यक्ति के मूल्य, उस व्यक्ति की कल्चर, उस व्यक्ति की एजुकेशन, उस व्यक्ति का आइडियोलॉजी नहीं है, तो उस व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी आप कहीं देंगे तो उसका रिफ्लेक्शन आप केवल मीडिया में नहीं, हर इदारे में देखेंगे। तो उस व्यक्ति को मैं हमेशा कहता हूं केवल मीडिया दोषी नहीं है, ये आपकी कंसर्न है, आपकी चिंता हो सकती है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सारा मीडिया गलत है। मीडिया में कुछ अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि मीडिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आप हमारे सोसाइटी को ठीक करिए, सोसाइटी ठीक होगी एजुकेशन से। हमारा यूथ को ठीक करिए। आप देखिए, फिर आप कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का स्वच्छ भारत अभियान जो आज चल रहा है देश के अंदर, अभी हमने मनाया, स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है। ये इनिशिएट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का था। अभी कल हम शपथ लिए, नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिए, समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से आपने MOU किया। तो हम ये विश्वविद्यालय चाहता है कि हमारा यूथ नशा मुक्त रहे। ये जिम्मेदारी किसकी है, किस तरह का, ये सब हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो उस व्यक्ति को अच्छा शिक्षा दे दीजिए, जो व्यक्ति समाज में रहता है, समाज से जो व्यक्ति निकल कर आएगा। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, व्यक्ति अगर एजुकेटेड होगा, वैल्यू बेस्ड होगी, कल्चर होंगे, अच्छी एटिकेट्स होंगे, तो वो व्यक्ति किसी भी इदारे में जाए, वो अच्छा काम करेगा, उसमें किसी भी इदारे में उसको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो संकट मीडिया में ना होकर संकट हमारी सोसाइटी में है, तो उसको ठीक करने के लिए हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, आप, हम जैसे लोग, अलग अलग इदारे, सरकार लगातार काम कर रही है, और उसका सबसे अच्छा जरिया है एजुकेशन। शिक्षा लोगों तक पहुंचे, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को इंश्योर करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र, मजहब, भाषा को जानने वाला हो, वो उसको एजुकेशन देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को जोर देती है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन हमारी लोकल डायलेक्ट्स, वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए। आप मराठी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो आपको कहा जाएगा आप अंग्रेजी में आपको प्री प्राइमरी एजुकेशन लेना पड़ेगा, तो आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। वो गुजराती वालों को कहा जाए, तो सबके, भारत एक विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब है यहाँ क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर बहुत सारी विविधताएं हैं। उसके बावजूद भी हम एक मिशन के लिए काम करते हैं। हमारा भारत, हम भारत के लोग, इस भारत को एक मजबूत, सशक्त भारत बनाने का जिम्मा हम सबका है, और वो सब मुमकिन होगा जब सबको समान अवसर मिलेंगे। और समान अवसर के लिए जरूरी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है व्यक्ति के अंदर रैशनल थॉट पैदा करिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। आज आप देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सुधीर साहब, पहली बार IIT, NIT, मेडिकल का एजुकेशन आपको रीजनल लैंग्वेज में मिल रहा है। पहले एक ही भाषा थी, अंग्रेजी भाषा, तो उसमें कुछ चुनिंदा व्यक्ति ही सक्सेस हो पाते थे, सब नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, उनके पास बौद्धिक क्षमता कमजोर है। बौद्धिक क्षमता होते हुए भी भाषा बैरियर की वजह से वो वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा भाषा का कंसर्न उठा। एक जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के बारे में जब आप जिक्र कर रहे थे, तो जैसे स्वच्छता अभियान की आपने बात की, यहाँ नशा मुक्त अभियान जो भारत सरकार के स्वयं उसके सहयोग से संचालित किया जा रहा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने एक और बड़ी संकल्पना केंद्र सरकार के सामने रखी है, और वो है मीडिया से संबंधित विशिष्ट मंत्रालय बनाने के लिए, और उसके लिए अलग से कानून बनाने के लिए।
आपका क्या नजरिया है इस पर? सौभाग्य से पिछले साल जब मीडिया कॉन्फ्रेंस थी तो हम जब रिजोल्यूशन संकल्प पत्र हम पारित किए तो उसमें मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिला। मान सिंह परमार जी हमारे पोर्ट ब्लेयर के सांसद साहब आए थे, दमन दीव के सांसद, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, और कैबिनेट मंत्री जी हमारी मध्य प्रदेश की थी, और हमने सबने ये एक मत से सर्वसम्मति से तय किया था कि मीडिया के लिए एक या तो कमीशन बने या एक इदारा बने ताकि मीडिया से संबंधित समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने यहाँ संकल्प पत्र में उसका जिक्र किया। और आज जो अब आपने देखा होगा, आज उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर मान सिंह परमार का एक बड़ा अच्छा सजेशन था कि पिछले 20-25 साल से जो आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर साल एक हम संकल्प पत्र पारित करते हैं, तो क्यों ना इस संकल्प पत्र को एक किताब के रूप में पब्लिश कर दिया जाए ताकि लोगों को पता रहे, सरकार को पता रहे कि हमने मीडिया को दुरुस्त करने के लिए मीडिया को जिम्मेदारियों को, जो सेल्फ रेगुलेशन है, यह एक तरह का आपके लिए आत्मनियमन बन जाए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसका जिक्र आज किया। तो इस तरह का निश्चित रूप से बनना चाहिए। मैं आपसे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, आपके साथ पूरी सहमति है, और इस पर सरकार मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत गंभीरता से विचार करेगी, कुछ न कुछ नया निकल कर आएगा। और अभी आप देखिए, पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय बना, सहकारिता मूवमेंट गुजरात महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मूवमेंट है। आयुष मंत्रालय बना, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय बने। तो ये कंसेप्ट आप देखिए, समय के हिसाब से बदलाव होना चाहिए। हम इस बात के हिमायती है, क्योंकि कोई रिजिडिटीपन, हट धर्मेंद्रता कोई अच्छी बात नहीं है। तो परिवर्तन, फ्लेक्सिबिलिटी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान है, तो उसको बनाए रखना चाहिए। हम सब आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमारे पत्रकारों को लेकर, हमारे पत्रकारों की समस्याओं को लेकर, या अच्छे पत्रकार कैसे बने उसको लेकर सरकार की तरफ से, अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC था, वहाँ उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल मैडम को कुलपति के रूप में जिम्मेदारी दी गई। तो जो संस्था देश का सबसे प्रमुख मीडिया संस्थान है, जहाँ से हजारों पत्रकार व्यक्ति निकलते हैं, उनका एक IIMC के प्रोडक्शन का नाम होता है, लेबल होता है कि कहाँ पढ़े। अब आप देखिए, IIMC आपके महाराष्ट्र में, अमरावती में, उड़ीसा के अंदर, जम्मू के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत है। तो वो रीजनल लैंग्वेज के आधार पर आपको जर्नलिज्म का कोर्स करवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बदलाव होंगे आने वाले समय में, इसका हमको आशा रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया को लेकर आने वाले समय में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो संकल्प पारित किए गए हैं, वो भी एक किताब के रूप में हमको देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। मैं आखिरी 2 सवाल और से आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से एनालॉग मीडिया यानी फ्रंट लाइन मीडिया थी, जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे आज की चर्चा में भी आपने सुना कि तमाम उसकी विसंगतियां हैं, तमाम विकृतियां हैं जिसका असर पड़ रहा है। आप क्या मानते हैं, क्या डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई खास व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर ये विकृति है तो उसका समाधान आपकी नज़र में क्या है? मैं डिजिटल मीडिया को विकृति मानता ही नहीं। ये डिजिटल मीडिया में पैदा हुई या सोशल मीडिया में विकृति जो है? अब आप समस्या ये है कि हम एक तो छोटे दिल वाले हैं, बड़े दिल वाला बनना पड़ेगा आपको। जब हमारा पत्रकारिता सिस्टम था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं था, पहले पत्रकारिता थी, तब हमारे अखबार के प्रति जो सम्मान था, और उस सम्मान का आज भी बरकरार है। अगर देखे जाए तो कुछ ऐसे अखबार है, चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा, बहुत सारे आपके स्टेट में भी है, हमारे स्टेट में भी है, पूरे देश में आज भी पत्रकारिता के जो जिसको हम समाचार पत्र बोलते हैं, उन्होंने अपना वैल्यूज बनाए रखा हुआ है। और आप डिजिटल मीडिया का जो कुछ लोग कंसर्न है, ये बात सच है, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव रूप में रहता हूँ कि कम से भी कम उस व्यक्ति को आवाज मिली है, उस व्यक्ति को आपकी बात रखने का अधिकार मिला है, जिसके पास पत्रकार आज से 20 साल पहले कोई अधिकार नहीं था। और आर्टिकल 91A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की बात करता है। उसका मतलब ही यही है, किसी व्यक्ति संस्था को अधिकार नहीं मिला, भारत के सभी नागरिकों को वाक पटुता, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है कि आप अपनी बात को रखिए। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 91A को सही मायने में इम्प्लीमेंट डिजिटल मीडिया ने किया है। हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ, कुछ विकृतियां हो सकती है, कुछ फेक न्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर वही गड़बड़ हमारा व्यक्ति जिम्मेदार है। व्यक्ति में मैच्योरिटी नहीं है, व्यक्ति में इतना समझ नहीं है, तो उसके लिए रेगुलेशन काम नहीं करने वाला, उसके लिए इस तरह की संस्थाएं जो लोगों को मोटिवेट करती है, जैसे आप मुझे बोलिए, मैं अपने आप का कोई तारीफ मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ने मजबूत बनाया। आप मेरे घर वालों से पूछिए, यार दोस्तों से पूछिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के प्रति मेरा उत्साह, मेरा जो चाव, मेरा उतावलापन
मुझे इंतजार रहता है। मैं 365 दिन में 360 दिन फील्ड में रहता हूँ, 5 दिन यहाँ रहता हूँ। 5 दिन में मुझे वो एनर्जी, वो ताकत, वो प्रेरणा आपके विश्वविद्यालय से मिलती है। तो ये मैं पूरे 360 दिन से लड़ता हूँ, समाज में रहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हमारा दिन 1 साल कम होता था, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है, डिजिटल मीडिया हमारे 21वीं सदी की प्रमुख देन है और इसको लेकर मुझे परेशानी नहीं है, क्योंकि ये भी तो आप मानिए हमारी जो जनरेशन आ रही है वो अच्छी जनरेशन आ रही है और उससे हमारे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आप कब तक लोगों को दबा के रखोगे? आप उसको, कोई क्या बोल रहा है उसको लेकर चिंता मत करिए। आप ये देखिए कि कोई कुछ ना बोल पाए, उसकी व्यवस्था कर दीजिए, उनको सही व्यवस्था दे दीजिए, उनके लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ा दीजिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो इसको नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव मानता हूँ। सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। कोई आखिरी आप मैसेज देना चाहेंगे इस पुस्तक को लेकर और इस पूरे सेमिनार को लेकर? मैं पुस्तक के लेकर, मैंने कहा ना कि कोई प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से मैंने इसको सोचा नहीं, बहुत साधारण तरीके से, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारी बातें थी। आर्टिकल 370 को लोग जानते नहीं है, ठीक से जाना नहीं, समझा नहीं, कश्मीर में कभी गए नहीं, कश्मीर में बात करते हैं। बिल्कुल। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को जाना समझा नहीं। आप सोचिए उस व्यक्ति का विजन, अगर अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो लाजमी है दिल और दिमाग में बगावत हो। तो आप सोचिए दादा लेखराज जी का जो कंसेप्ट आप आज से 70 साल पहले इस व्यक्ति ने, क्या आपको क्या लगता है कि बहुत आसानी से ये संस्था बन गई? लेकिन इरादा अच्छा था, सोच अच्छी थी और उस सोच को लेकर बढ़े, आज उसका परिणाम आप देखेंगे। तो ये संस्था मैं बड़ा देखता हूँ कि देश दुनिया में बढ़ रही है, लाखों इसके फॉलोअर बन रहे हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम को प्रमोट करना मीडिया का जिम्मेदारी है। किताब आप मीडिया के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सशक्त एम्पावर का सबसे सशक्तिकरण का तरीका केवल ईमानदारी। अब ईमानदारी को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। रोजी रोटी कमाना हमारा जरूरी है, लेकिन रोजी रोटी कमाने के लिए या अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने मूल्यों का सौदा ना हो जाए, हमारे संविधान का सौदा ना हो जाए, इसका ध्यान हमको रखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जरूरत है पेट परिवार पालने के लिए, लेकिन वहाँ आपकी सीमाएं फिक्स कर रखी है। उन सीमाओं में रहते हुए अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए एक अच्छा मीडिया बनाएंगे, जिसको देश को लोकतंत्र की चौथा स्तंभ जो कहा गया है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा पाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर कमलेश मीणा जी को, जो एक पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में आप रीजनल डायरेक्टर हैं और आप पत्रकारिता और समाज को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि उन्होंने एक किताब लिखी है समावेशी विचार, नए भारत को समझने का एक प्रयास। निश्चित तौर पे हम समझने की बातचीत से आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। एक बात जो तय है कि काम कोई भी हो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, और जो ये विषय है नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का, उसका मकसद भी यही है कि शांति, एकता और विश्वास कैसे कायम हो, इसके लिए हमें किस तरह का प्रयास करना चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा है कि संस्कार जो है सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप ईमानदारी से अपने संस्कारों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस भूमिका को आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव।